नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस निबंध का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे और इस निबंध के सारांश का भी अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। इस निबंध की रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा की गई थी और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1881 में बालकृष्ण भट्ट की ही पत्रिका हिंदी प्रदीप में हुआ था। यानी बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन कर रहे थे और इसी पत्रिका में जुलाई 1881 में इस निबंध का प्रकाशन हुआ था। इस निबंध में भट्ट जी ने यह बताया है कि साहित्य जो होता है वो आम जनमानस के हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों से निर्मित होता है। आम जनता के मन में जो भाव पैदा होते हैं उसी से साहित्य का निर्माण होता है। जैसे जैसे यह भाव बदलता जाता है साहित्य का स्वरूप भी बदलता जाता है। यानी जनमानस का भाव जिस प्रकार से परिवर्तित होता है उसी प्रकार से साहित्य भी परिवर्तित होता चला जाता है। भट्ट जी ने क्या किया है कि इस निबंध में वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक के साहित्यिक परंपरा में आए हुए बदलावों को रेखांकित किया है। यानी जिस समय वेद लिखे गए थे आर्यों के समय से लेकर के अब तक के समय के यानी आधुनिक काल में किस प्रकार से साहित्य बदलते हुए आज के समय में पहुंचा हुआ है, उसी परंपरा को यहाँ पर इस निबंध में उनके द्वारा रेखांकित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और निबंध के सारांश का अध्ययन कर लेते हैं। निबंध के शुरुआत में बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप होता है। यानी उनके हृदय में जो भाव पैदा होता है उसी का आदर्श रूप जो है साहित्य होता है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण होती है वही उसके साहित्य में प्रकट होता है। यहाँ जाति से आशय समाज से है। यानी जो समाज जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण होती है उसके हृदय में जो भाव चलते हैं वही भाव उनके साहित्य में प्रकट होता है। जब मनुष्य का मन शोक क्रोध या चिंता में रहता है, यानी बालकृष्ण भट्ट कहते हैं जब मनुष्य का मन शोक में रहता है, क्रोध में रहता है, चिंता में रहता है, तब उसके मुख की जो छवि होती है वह उदासीन और मलिन रहती है और उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है वह बेसुरी होती है, करुणापूर्ण या विकृत होती है। लेकिन जब मनुष्य का मन जो होता है आनंदित अवस्था में रहता है, जब मनुष्य का चित्त आनंदित अवस्था में रहता है तब उसका मुख जो होता है वो कमल के समान प्रफुल्लित रहता है, वह हंसता रहता है और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फरकता रहता है और कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि भी कोयल से मीठी होती है। बालकृष्ण भट्ट का मानना है कि मनुष्य के संबंध में यह जो नियम है ये अनुलंघनीय प्राकृत नियम है। यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया नियम है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और साहित्य भी इसी का अनुकरण करता है। यानी मनुष्य का भाव जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार के साहित्य लिखा जाता है। इसी कारण साहित्य में कभी क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कभी प्रेम का उच्छ्वास, कभी शोक, कभी करुणा, कभी वीरता का गर्व, कभी भक्ति का उन्मेष आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों के उद्गार दिखाई देता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य का भाव जिस प्रकार से होता है वह क्रोध में होता है तो उसी प्रकार के साहित्य लिखता है, वह प्रेम में होता है तो उसी प्रकार के साहित्य लिखता है, वह शोक में डूबा हुआ होता है तो उसी प्रकार के साहित्य की रचना उसके द्वारा की जाती है। जिस प्रकार से मनुष्य का भाव होता है उसी प्रकार के साहित्य की रचना होती है। इसी कारण कहते हैं वे कि साहित्य जो होता है वो जन समूह के चित्त का चित्रपट होता है। जन समूह के चित्त में जो चीजें चल रही होती हैं उसी का चित्रपट, एक तरीके से फिल्म जो होता है साहित्य होता है। इसी को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। आगे बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि वेद जो है प्राचीन आर्यों के द्वारा लिखा गया है। प्राचीन आर्यों के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो वेद है। और आगे कहते हैं कि जिस समय वेद लिखा गया था उस समय जो आर्य थे वो अपने शैशवावस्था में थे। इसी कारण से उनके ग्रंथ वेद में उदारता, भोलापन, निष्कपटता ये सभी व्यक्त हुए हैं जो वेद के पवित्रता और सौंदर्य को बढ़ाते हैं। आगे कहते हैं कि वेद जिनके हृदय का विकास था, यानी वेद जिनके द्वारा लिखा गया था, वे मनु और याज्ञवल्क की तरह समाज के आभ्यंतरिक भेद और वर्ण भेद के झगड़ों में नहीं पड़े। यानी समाज का बंटवारा उनके द्वारा नहीं किया गया है और न ही उनके कपिल और कणाद की तरह प्राकृतिक पदार्थों के तत्वों की छानबीन उनके द्वारा
की गई है और न ही कालिदास और भवभूति की तरह कामिनी के विलास का वर्णन किया गया है। यानी कहने का आशय यह है कि उनका हृदय अत्यंत सरल था, वे अत्यंत सादे थे और उन्हीं सादे ढंग से समाज का वर्णन, समाज का चित्रण अपने रचनाओं में उनके द्वारा किया गया था। आगे कहते हैं कि वे यानी जिनके द्वारा वेद लिखा गया था, जो प्रारंभिक आर्य थे, वे सूर्य की प्रतिभा को और सूर्य की शक्ति को देखकर सूर्य को पूजने लगे, बादल की शक्ति को देख करके बादल की पूजा करने लगे, वायु की शक्ति को देख करके वायु की पूजा करने लगे। यानी प्राकृतिक तत्व उनको प्रभावित किए और उन प्राकृतिक तत्वों की पूजा उनके द्वारा किया जाने लगा। उस समय की जो राजनीति थी, यानी वेद जिस समय लिखे गए थे, वैदिक काल की जो राजनीति थी उसमें अत्याचार न था, इसलिए उनके साहित्य में राजनीतिक कुटिलता व्यक्त नहीं हुई है। वे अत्यंत सीधे साधे लोग थे और वही सीधापन और भोलापन उनके साहित्य में दिखाई पड़ता है। उस समय का धर्म जो था अब के धर्म के समान गला घोटने वाला न था, यानी अब के धर्म के समान छल कपट उस समय के धर्म में नहीं था। खान पान वर्जित भी नहीं था, कुछ भी बनावटी न था, लोग अत्यंत सीधे और सरल थे। यानी वैदिक काल के जो लोग थे अत्यंत सीधे थे और सरल थे। यही सीधापन और सरलता उनके साहित्य में भी व्यक्त हुआ है। आगे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि प्राकृतिक पदार्थों के अनुशीलन से ईश्वर के विषय में जो भाव पैदा हुआ उससे उपनिषद साहित्य का जन्म हुआ। यानी वेदों के बाद प्राकृतिक पदार्थों के अनुशीलन से ईश्वर के विषय में जो भाव पैदा हुआ था उसी से उपनिषद साहित्य का जन्म होता है। इसके बाद जब आर्यों का समाज बड़ा होता है, आर्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, तो लोगों की रीति नीति और बर्ताव अलग अलग होता गया, भिन्न भिन्न होता गया, अलग अलग रीतियां होती गई, अलग अलग नीति बनते गए, लोगों का बर्ताव जो है अलग अलग होता गया। अब लोगों को एकजुट रखने तथा गुण कर्म एवं सामाजिक नियमों से विचलित न होने के लिए विभिन्न आचार्यों के द्वारा स्मृतियों का विकास किया गया, जैसे मनु स्मृत, अत्रि के द्वारा अत्रि स्मृत, हरित के द्वारा हरित स्मृत और याज्ञवल्क्य के द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति का विकास किया गया। अब ये जो स्मृतियां थे इसमें राजनीतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी बातों का सूत्रपात हुआ, इनसे संबंधित नियमों को बनाया गया। स्मृतियों के द्वारा ही राजनीतिक नियम, सामाजिक नियम और धार्मिक नियम बनाए गए। इसके बाद यानी स्मृतियों के विकास के बाद गौतम आते हैं, कणाद आते हैं, कपिल ऋषि आते हैं, जैमिनी, पतंजलि आदि आते हैं और इनके द्वारा दर्शन का नींव डाला जाता है। धीरे धीरे अब तक जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे वो संस्कृत में थे और संस्कृत धीरे धीरे सरल और कोमल होती जा रही थी और ज़्यादा परिष्कृत होती जा रही थी। आगे चल करके जो संस्कृत है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। इन दो भागों में संस्कृत विभाजित हो जाता है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि चूंकि संस्कृत दो भागों में विभाजित हो जाता है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह कभी बोलचाल की भाषा थी, बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत विद्यमान थी। आगे कहते हैं कि वेद के बाद रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े अंग के रूप में आए, यानी बड़े साहित्य के रूप में यहाँ प्रकट हुए रामायण और महाभारत। रामायण के समय जो भारतीय सभ्यता थी ये प्रेम से परिपूर्ण थी, नूतन अवस्था में थी और यौवन अवस्था में थी। लेकिन महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो गई थी और वृद्ध हो गया था, अपने वार्धक्य को प्राप्त कर चुका था। रामायण और महाभारत के समय के लोगों के हृदय में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया था। रामायण में जहाँ दो भाई यह कह रहे हैं कि राज्य मेरा नहीं है, वहीं महाभारत में दयाद भाई राज्य के लिए आपस में लड़ रहे हैं और सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देना चाहते हैं। यानी रामायण और महाभारत के समय में लोगों के हृदयों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। रामायण के समय जो कवि थे वो वाल्मीकि थे और महाभारत के समय जो कवि थे वो महामुनि व्यास थे। आगे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जिस समय रामायण और महाभारत लिखा जा रहा था इस समय यूनान में होमर विद्यमान थे, रोम में वर्जिल थे, इटली में डेंटी थे, इंग्लैंड में चासर और मिल्टन थे। इनके जैसे कवि उस समय हुए और इनके द्वारा मानव जाति के गौरव को बढ़ाया गया, पर कल्पना में ये सभी वाल्मीकि के समान न थे, वाल्मीकि के आसपास भी ये नहीं ठहरते थे। आगे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाल्मीकि के जो राम हैं वो आर्य जाति के प्राण हैं, आर्य जाति के प्राण हैं, दया के सागर हैं, गांधीर्य और पौरुष दर्प के साक्षात प्रतिमूर्ति थे।
आगे कहते हैं कि वाल्मीकि ने अपने समय में जिन बात को अवगुण समझा था, जिसको अवगुण समझ के अपने रचना में छोड़ दिया था, व्यास के समय में वही सब बातें गुण हो गई। महाभारत में जो राजनीतिक कुटिलता है वह बिस्मार्क जैसे राजनीतिक को भी आश्चर्य में डाल देती है। कहने का आशय यह है कि रामायण के समय में जो जो बातें अवगुण समझी जाती थी, जिसका जिक्र वाल्मीकि के द्वारा नहीं किया गया था, व्यास के द्वारा उन्हीं तत्वों को गुण बना करके महाभारत की रचना की गई है। आगे कहते हैं कि महाभारत के बाद भारत पूरी तरीके से बदल जाता है। इसके बाद बौद्धों का आगमन होता है और बौद्ध जो थे वो वेदों के विरोधी थे और ब्राह्मणों के विरोधी थे, यानी बौद्धों के द्वारा वेद और ब्राह्मणों का विरोध किया जाता है। अब वेदों की भाषा संस्कृत थी, इसलिए संस्कृत को बिगाड़कर इनके द्वारा प्राकृत को अपनाया गया और प्राकृत में रचनाएं की गई। अब तब से संस्कृत बोलचाल की भाषा न रही, यानी बौद्धों के द्वारा जब प्राकृत का प्रचार प्रसार किया जाता है तब से लेकर के अब तक संस्कृत की बोलचाल की भाषा नहीं रह गई। आगे कहते हैं कि जो प्राकृत भाषा थी ये निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा बोली जाती थी, नीचों की भाषा थी। इसी कारण संस्कृत नाटक में जो नीच पात्र होते थे, जो निम्न वर्ग के पात्र होते थे, वो प्राकृत में बात करते थे और जो उत्तम वर्ग के पात्र होते थे, जैसे राजा हो गए, ब्राह्मण हो गए, वो संस्कृत में बातचीत आपस में करते थे, यानी पात्रों के स्तर पर भी अलगाव था। लेकिन धीरे धीरे प्राकृत का विकास होता है। प्राकृत के विभिन्न रूप हमारे सामने आते हैं। सौरसेनी प्राकृत आता है, पैशाची प्राकृत आता है, महाराष्ट्रीय प्राकृत आता है। प्राकृत के अनेक रूप हमारे सामने आते हैं और इसमें भी अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जैसे गुणाढ़ के द्वारा बृहत कथा की रचना की जाती है, शालिवाहन के द्वारा गाथा सप्तशती की रचना की जाती है और जैन धर्म के भी सभी ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही लिखे जाते हैं। इस समय प्राकृत में रचनाएं तो हो रही थी, संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी, लेकिन संस्कृत भाषा में भी एक से बढ़कर के एक रचना हो रही थी। इसी समय कालिदास विद्यमान थे, भवभूति, भारव, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, इनके द्वारा उम्दा प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे, यानी संस्कृत की रचना भी इस समय हो रही थी। संस्कृत साहित्य के लिए जो विक्रमादित्य का समय था उसको अगस्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है। आगे जब भोजराज का समय आता है तो भोजराज के समय में भी भारवी, माघ, मयूर जैसे कवि विद्यमान थे और उसके बाद भी जगन्नाथ जैसे कवि संस्कृत में होते रहे, यानी संस्कृत की रचना बराबर होती रही है, लेकिन संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। यहाँ तक आते आते वेद का साहित्य अत्यंत दब गया था। केवल वेद मंत्र जानने वालों को छांदस मूर्ख कहा जाने लगा था, यानी केवल वेदों के जो मंत्र जानते थे उनको छांदस मूर्ख की उपाधि दी जाती थी भोजराज के समय तक आते आते। अब जब बौद्धों का समय बीत जाता है तो उसके बाद पुराणों का आगमन होता है, पुराण लिखे जाते हैं। ये सभी 200 से लेकर के 400 वर्षों के बीच लिखे गए हैं, यानी पुराणों की रचना 200 साल से लेकर के 400 साल के भीतर हुआ है। इनके आगमन से वैदिक कुछ भी नहीं रह गया था, यानी वैदिक धर्म नहीं बचा था। जो धर्म, शिक्षा, रीति नीति इस समय प्रचलित है वो सब पुराणों की ही देन है, कुछ भी वैदिक नहीं बचा है। वैदिक काल का कुछ भी आज के समय में नहीं बचा है। आगे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जो हमारी दशा छिन्न भिन्न हुई है, जो हमारी दशा पतन को पहुंच गई है, जो जातीयता है, ये सभी पुराणों की ही देन है, पुराणों के द्वारा ही ये सभी फैलाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है पुराणों के द्वारा हमारी केवल हानि हुई है। वे कहते हैं कि पुराणों से एक लाभ यह हुआ कि वैदिक समय में बहुत सारी कुरीतियां प्रचलित थी, हिंसा आदि प्रचलित थे, बलि दिया जाता था, ये सभी पुराणों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। पुराणों के द्वारा सात्विक धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और ये सभी समाप्त हो गए। आगे तंत्रों की बात करते हैं, तांत्रिकों की बात करते हैं और कहते हैं कि तंत्रों ने भी भारतीय समाज का बड़ा संहार किया। इनके द्वारा भैरव, डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत की पूजा को फैला दिया गया और मद्य और मांस के प्रचार को फिर से बहाल कर दिया गया, यानी मद्य और मांस फिर से खाया जाने लगा। तांत्रिकों के द्वारा ये सब किया गया। आगे कहते हैं कि जो वेद के अधिकारी ब्राह्मण होते थे उनके लिए तंत्र निषिद्ध था, वो तंत्र विद्या नहीं सीख सकते थे। पर जो पुराण तंत्रों के आगमन के बाद लिखे गए उनमें इसकी पुष्टि की गई है, बाद में जो पुराण लिखे गए उसमें तंत्र विद्या की पुष्टि दिखाई पड़ता है।
पुराणों के कारण हिंदू समाज विभाजित हो गया। वैष्णव, शैव, शाक्त आदि आपस में लड़ने लगे। हिंदू जाति असंख्य टुकड़े में बंट गया। यानी पुराणों की ही देन था कि हिंदू जो है वैष्णव, शैव, शाक्त अनेक छोटे छोटे उनके ग्रुप बन गए और आपस में लड़ने लगे, एकता उनमें नहीं रह गई। अब आगे कहते हैं कि प्राकृत के बाद देश में साहित्य के दो और नमूने मिलते हैं, एक है पृथ्वीराज रासो और दूसरा है पद्मावत। वे कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उससे केवल इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी भाषा इस रूप में कैसे आई, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो का कोई भी महत्व नहीं है। आगे कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे प्रत्येक प्रांत की भाषा अलग अलग होती जाती है। गुजराती, मराठी, बंगाली आदि प्रांतों की भाषा धीरे धीरे अलग अलग होती गई। आगे इन भाषाओं की विशेषता बताते हैं कि बंगाली जो है अत्यंत कोमल है, मधुर है, सरस है। मराठी जो है वो कर्ण कटु है, कान में खटकती है। पंजाबी जो है अत्यंत भद्दी है, रूखी है और उर्दू की छोटी बहन के जैसे है। वे कहते हैं कि हिंदी जो है अपने बहनों में सबसे ज़्यादा विस्तार में सबसे बड़ी है, सबसे विस्तृत भाषा है और इसके भी कई भेद हैं, जैसे ब्रज भाषा है, बुंदेली है, बैसवारे की तथा भोजपुरी, इसके कई भेद। बैसवारे का आशय अवधि से होता है, यानी इसके कई भेद हैं। ब्रज भाषा, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी कई भाषाओं में विभाजित है, कई बोलियों में विभाजित है। आगे कहते हैं कि ब्रज भाषा अत्यंत मीठी है, पर श्रृंगार के अलावा इसमें कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है, केवल श्रृंगार से संबंधित रचनाएं ही इसमें हो सकती हैं। बुंदेलखंडी की वे प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि बुंदेलखंडी को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है और इसमें सब रस समा सकता है, सभी प्रकार के रसों में रचना की जा सकती है। बैसवारे की मर्दानी बोली अधिक भली है, यानी अवधि को उनके द्वारा मर्दानी बोली कहा गया है। वे कहते हैं कि हिंदी में गद्य रचना बहुत कम है, केवल प्रेम सागर से दरिद्र रचना इसमें उपस्थित है। यानी जिस समय यह निबंध लिखा जा रहा था उस समय केवल प्रेम सागर जैसी दरिद्र रचनाएं ही हिंदी गद्य में उपस्थित थीं। आगे कहते हैं कि उर्दू जो है हिंदी की रेठ मारे हुए है। शुद्ध हिंदी तुलसी सूर के अलावा कहीं नहीं मिलती है, यानी शुद्ध हिंदी वर्तमान समय में कहीं भी नहीं लिखा जा रहा है। ये सभी उर्दू की ही देन है। आगे कहते हैं कि अब हमने उर्दू पर चर्चा शुरू कर दी है, उसकी चर्चा फिर अभी और करेंगे। यहाँ इस निबंध को यहीं पर समाप्त करते हैं, यानी यह निबंध यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।